ये कहानी है एक शरीफ मोटर मैकेनिक की। एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल कर रख दी। भाई साहब, वो शरीफ मैकेनिक एक खतरनाक किलर मशीन बन गया। इसके पीछे की वजह क्या थी? आज की हमारी कहानी इसी के ऊपर आधारित है। ये समय था सन 2046 का। अब तक टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, इंसान काफी हद तक मशीनों पर निर्भर हो चुके हैं। ये है ग्रेई, जो कि एक मोटर मैकेनिक है और रात दिन इसी काम में शिद्दत से लगा रहता है। अभी वो एक कार को ठीक कर बाहर निकला ही था, तभी एक हाईटेक कार उसके सामने आकर रुकी। दरअसल ये कार उसकी पत्नी की थी, जो कोबाल्ट नामी कंपनी में काम करती है। वो बहुत अमीर है, पर आपको ये देखकर ताज्जुब हो रहा होगा कि आखिर इतनी अमीर लड़की एक मैकेनिक के प्यार में कैसे पड़ी। खैर, ये चैप्टर तो मूवी में नहीं दिखाया गया, पर आप इतना जान लो कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो कार ग्रे ने अभी अभी ठीक किया, उसे उसके मालिक तक पहुंचाना था। उसने आशा को भी साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट किया। हालांकि आशा वहां जाना तो नहीं चाहती थी, पर ग्रे की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। ये दोनों मियां बीवी उस कार को लेकर निकल पड़े उसके मालिक तक पहुंचाने। साथ में आशा अपनी हाईटेक कार भी साथ ले जा रही थी, ताकि वो उसमें बैठकर घर वापस लौट सके। ये समंदर किनारे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर दूर दूर तक कोई बिल्डिंग का नामो निशान नहीं था। आशा अभी उससे कुछ सवाल पूछती, ग्रे ने बताया कि उसके लिए सरप्राइज है। ये एक अंडरग्राउंड घर में गए, जहां पर आशा अपने फेवरेट टेक इन्वेंटर ईरन कीन को देख पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि एरन कीन उस समय का सबसे प्रसिद्ध टेक इन्वेंटर था। आशा ने उससे अपना परिचय देते हुए बताया कि वो भी उनके ही जैसी टेक कंपनी कोबोल्ट में काम करती है, जो घायल फौजियों के लिए रोबोटिक हाथ पैर बनाते हैं। उनकी कंपनी कोबोल्ट भी ईरन कीन की कंपनी वेसल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ये सुन तो ईरन कीन जल भुन गया कि आखिर उसके सामने ये लड़की अपनी कंपनी की बड़ाई कैसे कर सकती है। वो तुरंत उसे अपना ब्रह्मास्त्र दिखाने ले गया। उन्हें वो चीज दिखाया जो आने वाले समय में उसे टेक की दुनिया का बेताज बादशाह बना सकता था। उसके मुताबिक ये छोटा सा कंप्यूटर चिप दुनिया का हर काम कर सकता है। इसके बाद ये ईरन की कार हैंड ओवर कर वापस लौट चले। इन्हें गाड़ी को तो खुद ड्राइव करना नहीं था, सारा कुछ ऑटोमेटिक था, इसलिए ये दोनों अपने आप में ही मसरूफ हो गए। तभी इनकी गाड़ी हाईवे से हटकर दूसरे रूट में जाने लगी। आशा को लगा कि हाईवे पर ट्रैफिक होगा, इसलिए उसकी कार ने रूट चेंज किया होगा, मगर ये अपने घर के विपरीत दिशा की ओर जा रहे थे। आशा के कमांड देने पर भी जब कार की एआई सिस्टम उसकी बात नहीं सुनती, तो ये घबराकर ब्रेक मारने लगे, पर कार रुकने के बजाय और रफ्तार पकड़ते ही जा रही थी। अगले पल वो एक भयानक हादसे का शिकार हो गए। तब तक कार ने इमरजेंसी सेवा से संपर्क कर लिया था। इनके जस्ट पीछे ही एक कार आकर रुकी, जिसमें से 4 नकाबपोश बाहर निकले। उन्होंने आशा और ग्रे को कार से घसीट कर बाहर निकाला और उन पर गन पॉइंट कर लिए। वही पुलिस का ड्रोन भी वहां आ चुका था। ग्रे उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। वो उन्हें अपना पैसा वगैरह सब कुछ देने को तैयार था। फिर भी उन दरिंदों ने आशा को उसके सामने ही गोली मार दी। ग्रे कुछ न कर सका। आशा खून में सनी जमीन पर पड़ी हुटुकती रही, मगर कोई भी उन दोनों को बचाने नहीं आया। अगले पल उन नकाबपोशों ने ग्रे को भी गोली मारा और वहां से भाग गए। कुछ देर बाद मौका वारदात पर पुलिस पहुंची। आयशा तो बच नहीं सकी, लेकिन ग्रे को बचा लिया गया, पर अब वो किसी काम का नहीं था। डॉक्टर्स का कहना था कि ग्रे की कोई नस कट गई है, इसलिए वो पैरालाइज हो गया है। इस बात को 3 महीने बीत चुके थे। अब ग्रे का हर काम उसकी माँ करती थी। उसे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा फील होता था, पर चाहकर भी वो उनके लिए क्या ही कर सकता था। एक दिन तो वो अपने जज्बातों को काबू नहीं कर सका और माँ को गले लगाकर रोने लगा। उसकी माँ की भी आंखें भर आई। दूसरी ओर हमें डिटेक्टिव कोर्टेज को दिखाया जाता है, जो ग्रे और आशा के केस की छानबीन कर रही थी, पर 3 महीने से ऊपर हो चुका था और उनकी इन्वेस्टिगेशन वही के वही अटकी थी। मौका वारदात पर जो ड्रोन फुटेज मिला, उसमें भी अपराधियों का चेहरा पहचान में नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने पुलिस ड्रोन से पहचान छिपाने के लिए फायरबॉल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। ग्रे को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। आखिर में इन सारे परेशानियों से वो हार मान लिया और जो एआई सिस्टम उसे तीनों टाइम इंजेक्शन लगाया करता था, वो उसे बार बार इंजेक्शन लगाने के लिए कमांड दिया। मगर एआई को भी पता है कि दवा के ओवरडोज से ग्रे की मौत भी हो सकती है, इसलिए वो 3 बार डोज देने के बाद दवा देने से मना कर दिया। ग्रे इस 3 डोज से मरा तो नहीं, पर हॉस्पिटल जरूर पहुंच गया, जहां पर वो टेक इन्वेंटर ईरन कीन उससे मिलने आया। अब ये वही आदमी है जिसकी गाड़ी ग्रे मूवी के स्टार्टिंग में वापस लौटाने गया था। ईरन कीन का कहना था कि उसने जो डिवाइस उसे अपने घर पर दिखाई थी, उसकी मदद से ग्रे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उसकी जो नस उसके हाथ पांव को उसके दिमाग से जोड़ती है, शायद वो कट गई है।
उन्हें उसका डिवाइस स्टेम जोड़ सकता है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो उसके जैसे लाखों अपंग लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। ग्रे इस ऑपरेशन के लिए मान तो गया, मगर साथ ही साथ उसे ईरन की सारी शर्तें भी माननी पड़ी। जब तक ये प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हो जाता, ग्रे को ये बात गुप्त रखनी थी। देखते ही देखते ऑपरेशन पूरा हुआ। उसकी गर्दन की हड्डी में उस स्टेम नामी चिप को सफलतापूर्वक लगा दिया गया। जब वो होश में आया तो पूरी तरह हैरान रह गया। उसके सभी अंग पहले की तरह काम करने लगे थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद ग्रे ने ऑपरेशन से पहले जो शर्त माना था उस पर साइन कर घर वापस लौट आया। भाग्य संयोग डिटेक्टिव कोर्टेज उसके केस की फाइल्स उसके घर पर ही छोड़ गई थी। उसमें वो ड्रोन फुटेज भी था जिसमें वो 4 लोग आशा और ग्रे को मारते हुए रिकॉर्ड हुए थे। तभी ग्रे के अंदर से एक आवाज आई, मैं तुम्हें उन कातिलों तक पहुंचा सकता हूं। मैंने वो सारी फाइलें पढ़ी जिसे तुमने अभी अभी चेक किया। ये आवाज उसके गर्दन में लगे स्टेम नामी चिप की थी। ग्रे को लगा कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है। तब स्टेम ने कहा कि वो उसके गर्दन के अंदर लगा चिप बोल रहा है। फिर उसे धीरे धीरे स्टेम की बातें समझ आने लगी। यहीं पर स्टेम ने उन कातिलों में से एक के हाथ पर बने टैटू को स्कैन किया और उसे एक पन्ने पर बनाया। ग्रे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई चिप उसके हाथ पैर और देखने या फिर किसी चीज को स्कैन करने के लिए उसके आंखों को कंट्रोल कर रही है। स्टेम के मुताबिक ये एक मिलिट्री टैटू था जिसे स्कैन करते ही उस आदमी की सारी डिटेल सामने आ गई। पर ग्रे ये बात पुलिस को बता नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो उस धुंधले ड्रोन फुटेज से टैटू को पढ़ पाए। अगर ऐसा होता तो वो पहले ही कातिलों तक पहुंच सकते थे। वही ईरन कीन के एग्रीमेंट के चलते ग्रे किसी को बता भी नहीं सकता था कि उसके अंदर चिप लगा हुआ है। उसी ने कातिलों का पता लगाया है। ग्रे ईरन के एग्रीमेंट को तोड़ भी तो नहीं सकता था। ये सब पता चलते ही वो स्टेम को शट डाउन कर देगा और स्टेम के शट डाउन होते ही ग्रे फिर से अपंग हो जाएगा। यानी ग्रे को सब कुछ ईरन कीन के नजरों से छिपकर करना होगा। अगले पल वो उस टैटू वाले आदमी के घर पहुंचा ताकि कोई सबूत ढूंढ सके और पुलिस को बता सके कि देखो, यही मेरी पत्नी का कातिल है। अभी उसके हाथ कुछ लगा भी नहीं था, तब तक वो आदमी आधमका। जैसे ही उसकी नजर ग्रे पर पड़ी, वो उसे कुत्ते की तरह धोने लगा। वो उसका गला घोंट कर मारने ही वाला था। तब ग्रे ने उससे निपटने के लिए स्टेम से मदद मांगी। भाई साहब, स्टेम मोड ऑन होते ही वो किसी खतरनाक रोबोट की तरह लड़ने लगा और कब उस आदमी का चीर फाड़ कर स्वाहा कर डाला पता ही नहीं चला। ग्रे भी हक्का बक्का रह गया। हालांकि वो इस आदमी को मारना नहीं चाहता था, पर क्या ही कर सकता था। उसके हाथ पैर तो स्टेम के बस में थे। इसके बाद ये यहाँ से सारे सबूत मिटाकर निकल गए। उधर डिटेक्टिव कोर्टेज टैटू वाले आदमी की मर्डर की छानबीन करने में जुट गई थी। तभी उन्हें ड्रोन कैम से टैटू वाले आदमी के घर के पास व्हील चेयर पर ग्रे दिखा। कोर्टेज ने तुरंत टैटू वाले आदमी के सस्पेक्ट से ग्रे की आईडी मैच करी, मगर 1% भी मैच नहीं हुआ। दूसरी तरफ एरन ग्रे को अलग ही तोड़ रहा था। इतने में स्टेम ने ग्रे के दिमाग में धीरे से कहा, वो मुझे ट्रैक कर सकता है, उससे कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करना। वही ईरन कीन इस बात से घबराया हुआ था कि कहीं ग्रे की लापरवाही की वजह से उसका डिवाइस ट्रायल पीरियड में ही गवर्नमेंट की नजर में न आ जाए। इस बार तो वो ग्रे को फटकार लगाकर छोड़ दिया, पर अगली बार माफ नहीं करेगा। अब ग्रे काफी दुविधा में फंस चुका था। उसे आशा के कातिलों को भी ढूंढना था और ईरन कीन के नजरों से भी बचना था। तभी स्टेम ने बताया कि वो अपनी तहकीकात ओल्ड बोन्स से शुरू कर सकता है। अगले पल वो ओल्ड बोन्स पहुंचा। ये जगह काफी खतरनाक लग रही थी। बार के अंदर केवल गुंडे मवाली ही नजर आ रहे थे। ग्रे थोड़ी विस्की वगैरह पीने के बाद सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोला, मैं यहाँ अपने पत्नी के कातिलों को मारने आया हूँ। अगर वो यहाँ है तो कायदे से सामने आ जाए। जिस पर वहां मौजूद सारे लफंटूस ठहाका लगाकर हंसने लगे कि एक तो खुद व्हीलचेयर पर बैठा है और लंबी लंबी फेंक रहा है। अगले पल एक काला लंबा सांड जैसा आदमी ग्रे के सामने आया और उसे बाथरूम में उठा ले गया। कैसे मारेगा मुझे आज? चल बता कैसे मारेगा? उस रात तेरे पत्नी की हत्या में मैं भी शामिल था। इतना सुनते ही ग्रे ने जैसे ही स्टेम को कमांड दिया, भाई साहब वो किसी कमांडो की तरह लड़ने लगा और चंद मिनटों में ही सबको पीट पाट कर उस कल्लन के सीने पर पिशाच की तरह कूद कर बैठ गया। चल बता, तेरे साथ 2 लोग और कौन कौन थे और हमें क्यों मारना चाहते थे? मगर वो कल्लन कुछ बताने को तैयार नहीं था। स्टेम ने उसे तुरंत आलू की तरह छील डाला। तब कल्लन ने मरने से पहले किसी फिस्क नामक आदमी का नाम लिया। इतने में स्टेम को पता चला कि ईरन कीन उसे शटडाउन करने की कोशिश कर रहा है। यानी चिप के बंद होते ही ग्रे फिर से पैरालाइज हो जाएगा और ईरन कीन के आदमी उसे उठा ले जाएंगे। इससे बचने के लिए स्टेम के पास एक तरकीब था। उन्हें किसी हैकर की मदद से ईरन कीन के कोड को उल्टा करना होगा। स्टेम ने तुरंत उस एरिया के एक हैकर को ट्रैक किया जो कैश में डील करता था।
स्टेम के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए ग्रे को व्हीलचेयर छोड़कर ही भागना पड़ा। रास्ते में स्टेम ने वो सारी जानकारी उसके हाथ पर लिखवाया जो उसे हैक करवाने के लिए चाहिए था। दूसरी तरफ हमें फिस्क को दिखाया जाता है। ये वही आदमी है जिसने आशा को गोली मारी थी और मरने से पहले कल्लन ने इसी का नाम लिया था। फिस्क तुरंत उसकी आंख में यंत्र डाल कल्लन को किसने मारा और वो यहाँ से कहा गया सब कुछ लाइव टेलीकास्ट की तरह देख लिया। अब ग्रे की खैर नहीं थी क्योंकि ये दोनों बहुत खतरनाक थे। उधर ग्रे किसी तरह उस हैकर तक पहुंच तो गया था, मगर तब तक एरन कीन स्टेम को शट डाउन कर चुका था। ग्रे ने उस हैकर को बताया कि उसे उसके गर्दन में लगे कंप्यूटर चिप को हैक करना है। इसके लिए जो भी जानकारी चाहिए वो सब उसके हाथों पर लिखा है। उस हैकर ने कुछ मिनटों में ही स्टेम को हैक कर एरन कीन के कोड को बदल दिया, मगर स्टेम का सिस्टम रिबूट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। पर ग्रे के पास वक्त ही तो नहीं था। इस बिल्डिंग में फिस्क और उसका दोस्त आ चुके थे। उनके हाथों के अंदर ही खतरनाक बंदूक फिट था, जिसे लोड कर वो ग्रे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। वही ठीक इनके पीछे एरन कीन की कंपनी वेसल के आदमी भी ग्रे को उठाने आ चुके थे। इधर ग्रे बार बार स्टेम को आवाज लगा रहा था। जैसे ही वो ग्रे के पास आए, स्टेम भी रिबूट हो गया और फिस्क पर टूट पड़ा। फिस्क का दोस्त उसे अपने हाथों में लगे गन से एक के बाद एक धड़ाधड़ गोलियां दागने लगा, मगर ग्रे उन सारी गोलियों से बचकर भाग निकला। ये उसका पीछा करने लगे। इतने में फिस्क को लिफ्ट में 2 लोग गन लेकर आते हुए दिखे। ये दोनों वेसल के आदमी थे जिन्हें फिस्क ने अपने हाथों में लगे गन से भून डाला। उधर ग्रे भागता हुआ बिल्डिंग के टेरेस पर जा पहुंचा था। अब यहाँ से भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। तभी स्टेम ने कहा, तुम मुझे सिर्फ आदेश दो, मैं इसका कुछ सेकंड में ही गेम बजा दूंगा। और अगले पल स्टेम ने उसका सच में गेम बजा डाला। फिस्क जब तक यहाँ पहुंचता ग्रे घर पहुंच चुका था। उसकी माँ उसे चलता फिरता देख पूरी तरह से हैरान रह गई। अब छिपाने का कोई फायदा नहीं था, तो ग्रे ने बता दिया कि वेसल कंपनी ने उसका एक ऑपरेशन किया था, जिस वजह से वो चल फिर तो सकता है, पर इस राज को राज ही रखना होगा, वरना ये बात किसी को पता चली तो उससे ये सब छीन लिया जाएगा। तभी डोरबेल बजा। दरअसल वो डिटेक्टिव कॉर्टेज थी। उन्हें एक और क्राइम सीन पर ग्रे का व्हीलचेयर मिला था। उन्हें शक था कि ग्रे ये मर्डर्स किसी को पैसे देकर करवा रहा है। शायद वो अपनी पत्नी के कातिलों को ढूंढ चुका है। हालांकि कॉर्टेज के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसीलिए वो बातों ही बातों में एक आवाज सुनने वाला यंत्र चुपके से ग्रे के शर्ट में डालकर निकल गई। इधर स्टेम ग्रे पर दबाव बनाने लगा कि उन्हें फिस्क को ढूंढ कर मारना ही होगा, वरना वो इन दोनों को निपटा देगा। ग्रे 2 दिन से सोया नहीं था। वो पूरी तरह से थक चुका था, इसीलिए मना कर दिया। तब स्टेम ने जो बताया उसे सुन ग्रे के तोते उड़ गए। दरअसल जब स्टेम ने अपने आप को हैक कराने के लिए जो इंस्ट्रक्शन उस हैकर को दिए थे, उसमें यह भी था कि स्टेम पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। उसे ग्रे के परमिशन की जरूरत नहीं होगी। पहले तो वो ग्रे के इशारों पे चलता था, लेकिन रिबूट होने के बाद उसे ग्रे के परमिशन की जरूरत नहीं है। अगले पल वो गाड़ी लेकर फिस्क को मारने निकल पड़ा। रास्ते में ग्रे को उस डिवाइस का पता चला जिसे कॉर्टेज ने उसकी जेब में रखा था। वो ग्रे की सारी बातें सुन रही थी और ठीक इनके पीछे ही थी। तभी स्टेम ने एक चलती इलेक्ट्रॉनिक कार को हैक किया और उस कार को बैक गियर में डालकर डिटेक्टिव कॉर्टेज के कार से भिड़ा दिया। इस एक्सीडेंट में कॉर्टेज के कार के चिथड़े उड़ गए, पर वो सही सलामत बच गई और यहाँ से सीधा ग्रे के माँ के पास पहुंची। अब इनका रास्ता क्लियर हो चुका था। स्टेम ने फिस्क का लोकेशन भी ट्रैक कर लिया था। ये चुपके से उसके घर में जाकर छिप गए। जैसे ही फिस्क वहां आया, ग्रे ने उस पर गन पॉइंट कर लिया। ग्रे का उससे भी वही सवाल था कि आखिर आशा के मर्डर के पीछे किसका हाथ है, उससे किसी की क्या दुश्मनी थी। तब फिस्क ने बताया कि टारगेट वो नहीं बल्कि ग्रे था। वो तो फ्री फोकट में मारी गई। ये सुपारी आशा को मारने के लिए नहीं बल्कि ग्रे को अपाहिज बनाने के लिए मिला था। उस रात फिस्क ने जिस गन से ग्रे के गर्दन में गोली मारी, वो कोई गन नहीं बल्कि साड़ को बैल बनाने वाला यंत्र था। इतना सुनते ही ग्रे उस पर टूट पड़ा। फिस्क 1 मिनट भी स्टेम के सामने टिक नहीं पाया और मारा गया। यहीं पर फिस्क के वॉइस मैसेज चेक करने के बाद पता चला कि इस कांड के पीछे एरन कीन का हाथ था, ताकि वो ग्रे को अपाहिज कर उस पर अपना प्रयोग कर सके। यहाँ से ये सीधे एरन कीन को मारने पहुंचे। एरन के गार्ड आड़े आए तो स्टेम ने उनका भी गेम बजा दिया। इससे पहले कि वो एरन को भी मारता, डिटेक्टिव कॉर्टेज पीछे से आकर उस पर गन पॉइंट कर ली, पर वो उसे हथकड़ी नहीं पहना सकी। पलक झपकते ही उनकी गर्दन स्टेम के हाथों में थी। उसके मजबूत गिरफ्त से कॉर्टेज का दम घुटने लगा, लेकिन ग्रे कॉर्टेज को मारना नहीं चाहता था। वो तो बेकसूर थी, इसलिए ग्रे अपने हाथों को रोकने के लिए अंदर ही अंदर स्टेम से ही लड़ने लगा था। पर जब बात नहीं बनी तो अपने हाथ में ही चाकू मार लिया। फिर भी स्टेम को रोक नहीं सका। किसी तरह कॉर्टेज ने उस पर ट्रेजर चलाकर उसे काबू किया। अब वो एरन कीन के गन पॉइंट पर था। यहीं पर एरन ने जो बात ग्रे को बताई, उसे सुन तो उसके होश ही उड़ गए। उसका कहना था कि वो तो बस एक गुलाम है जिसकी लगाम उसके गर्दन में लगे AI चिप स्टेम के हाथों में है।
वो सालों से उसका हुक्म मानता चला आ रहा है। उसने वही किया जो स्टेम ने उससे करने को कहा। स्टेम ही उसके दर्द का कारण है जिसे ग्रे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। स्टेम को एक ऐसी इंसानी बॉडी चाहिए थी जिसके शरीर में पहले से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान इनबिल्ड ना हो, जो कि 2046 में तो ऐसे आदमी को ढूंढना काफी मुश्किल था। पर जब स्टेम पहली बार ग्रे से मिला तो उसकी बॉडी को स्कैन कर उसी वक्त उसको चुन लिया, और जैसे ही ये घर के लिए लौटे स्टेम ने आशा के कार को हैक कर लिया। इसके बाद की कहानी तो सबको पता ही है। वही अब स्टेम अपने क्रिएटर ईरॉन को मारने के लिए ही ग्रे को यहाँ लाया था, क्योंकि एक इकलौता ईरॉन ही है जो दूसरा स्टेम बना सकता है। अब ग्रे को सारा खेल समझ आ चुका था। इतने में जैसे ही ईरॉन की नजर स्टेम से हटी, वो एक झटके में उसकी खोपड़ी खोल डाला और उसकी गन लेकर डिटेक्टिव कोर्टेज को भी शूट किया, मगर गोली मिस हो गई क्योंकि ग्रे अंदर ही अंदर स्टेम को रोकने की जद्दोजहद में लगा था। पर वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सका और डिटेक्टिव कोर्टेज भी मारी गई। अगले पल ग्रे ने अपने आप को ही खत्म करना चाहा। तभी उसकी आंख बिस्तर पर खुली। उसके साथ आशा भी थी। आशा ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो 2 हफ्तों से कोमा में था। आशा को जिंदा देख वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे कहाँ पता था कि स्टेम उसकी बॉडी इस्तेमाल करने के लिए उसके दिमाग को झूठे सपने दिखा रहा है। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई, मगर आगे आने वाले और कहानियों को सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।